क्या क्वेश्चंस होते हैं हमारे, कॉमन क्वेश्चंस क्या हैं। पहले तो बिल्कुल कॉमन है, ताकि पहले तो प्रेगनेंसी हो गई, एक तो उसमें बताना, मुझे खुद ही बताना है कि ट्यूब टेस्ट तुम्हें याद ही है, इसको हटा दो, है ट्यूब में हो जाती है प्रेगनेंसी। तो जैसी प्रेगनेंसी हुई है, खुश होना है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। बीटा एचसीजी बेकार का खर्चा है, पता नहीं क्यों कराते हैं। बीटा एचसीजी तब कराओ जब आपके यूट्रस में ना दिखे, है ना, ये ट्यूब होती है, दिखाना, ये पीछे रखे हम, इसमें है ना, ये इसमें है, ये अच्छा है, इसमें ये यहाँ पे एग बनता है और इसमें से ट्यूब में से होता हुआ आता है। अब देखो कितना मुश्किल काम है, ये हो कैसे जाता है, ये करिश्मा है। नहीं होता तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे एग बना, यहीं गिर जाए, यहाँ पे आ जाए, यहीं अटक जाए, इसके बाद ये यहाँ से होता हुआ, इसलिए 10% कहते हैं। इधर से स्पर्म आएंगे, फर्टिलाइज होंगे, अब फर्टिलाइज होके वो कुछ बने, एक एग एक स्पर्म है, तो ज़्यादातर बेकार में उसका ओवर ट्रीटमेंट होता है नेक्स्ट टाइम। अब ये जब दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं तो ये जोड़े जोड़े ऐसे बनने चाहिए, बिल्कुल लाइन, मतलब बिल्कुल ऐसे हमारे दोनों के जीन्स होते हैं ना जैसे, तो ये बिल्कुल मतलब दिखते नहीं है जैसे मैं बना रही हूँ। ये तो माइक्रोस्कोप में भी 1000 टाइम करके दिखेंगे, इतनी छोटी चीज़ होती है, लेकिन अंदर हो रही है। और कैसे हो रही है ये नहीं समझ आया। माइक्रोस्कोप लेके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो बना, साइंटिस्ट लगातार बैठे रहे उस पर कि देखेंगे क्या होता है, यही नहीं समझ आया ये होता कैसे है। कि एक अगर हमने नंबर दिया हुआ है तो एक से एक ही जाके जुड़ता है, 2 से 2 ही जुड़ते हैं और बिल्कुल करेक्ट जुड़ते हैं, यहाँ पे होता है ऐसे सेंटर में जुड़े होते हैं, लेकिन कोई उसमें से टेढ़ा जुड़ जाता है, तो ये हमारा अबॉर्ट करना ही करना है, ये बन नहीं सकता। ये ऐसे डिवाइड होगा, सेल डिवाइड होगा 64 सेल स्टेज पे आके, इसको पता नहीं चलता क्या करें। तो सबसे ज़्यादा कॉमन ये क्रोमोसोमल एबरेशन बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा कॉमन अबॉर्शन शुरू के धड़कन आने से पहले हो जाते हैं। जो धड़कन आने से पहले हो गए उनका तो कोई रीज़न ही नहीं है, वो तो बना ही नहीं था, वो तो केमिकल प्रेगनेंसी थी। अब धड़कन आने के बाद अगर कोई हुआ है तब थायराइड तो खैर सबने ही कराना है ना। जब भी प्लान कर रहे हो रादर पहले से कराओ। पहला भी अबॉर्शन थायराइड की वजह से क्यों हो, क्योंकि कम से कम 20-30% में तो आजकल बॉर्डर लाइन आ रहा है, क्योंकि एज होगी ना। थायराइड क्या होता था पहले, क्यों नहीं होता था, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था। पहले 20-22 साल में शादी होगी तो 30 तक बच्चे हो लेते थे, 2-3 तो हो ही लेते थे। अब जब 30+ पे शादी होती है तो 20%-30% को ऑलरेडी बॉर्डर लाइन होता है, और प्रेगनेंसी हो भी जाए तो वो ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती, तुम्हारे बाल झड़ते हैं। अब आजकल किसी के बाल नहीं झड़ते क्योंकि सबका थायराइड मेंटेन है, वाइट बाल हो जाते हैं। तो हमें थायराइड तो वैसे भी कराते रहना चाहिए। मैंने कहा कभी भी कुछ भी हो दिक्कत तो थायराइड शुगर तो टेस्ट करा लो अपना, ठीक है। तो ये हो गया क्रोमोसोमल एबरेशन। इसमें कोई दूसरे बार नया एग बनेगा, नई सब बातें होंगी। ये 2 बार भी कौन सी, ये 50% में होता है। 50% प्रेगनेंसी जो है वो अबॉर्ट करती हैं, जिसमें से बहुत तो हमें पता ही नहीं चलती हैं, 2 दिन ऊपर हुए आ गए, अगर सेम डेट पे भी आ गए। वो इतनी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा एब्नॉर्मलिटी होगी ना, सारे ही टेढ़े मेढ़े होंगे तो ये मेंसेस में ही निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इम्प्लांट ही नहीं हुआ, यहाँ से आ गया फिर यहाँ पे इम्प्लांट। अच्छा, फाइब्रॉइड की कल बड़ा अच्छा मैंने बताया था और उसने बड़ा अच्छा समझा। कहते आपने बताया था एक गार्डन है उसमें 4 पत्थर पड़े हुए हैं, तो क्या यहाँ पे होगा नहीं कुछ, बाकी जगह तो बची है ना। हमने यूट्रस को फैला दिया ऐसे और ऐसे दिखाया आपको, जो गोल है ना ऐसे सुराही की तरह, उसको ऐसे फैला के दिखा रही हूँ। ग्लोब होता है ना गोल, फिर जब उसको खोल के दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं ना चार्ट में, इस तरह से। तो क्या बाई चांस कभी यहाँ पे इम्प्लांट हो सकता है, उस बार नहीं होगी, लेकिन 90% तो उसकी सरफेस एरिया खाली है ना, तो हो जाता है। और ट्रीटमेंट है प्रेगनेंसी। अब आजकल क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि प्रेगनेंसी तो थायराइड का फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट था, फाइब्रॉइड का प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट था। वो जब स्ट्रेच होता है और जो हार्मोन्स होते हैं वो उसमें वो ख़त्म हो जाता है, मतलब पहले है और जब डिलीवरी होगी तो बाई चांस किसी का बड़ा है, पेज पर बाई चांस किसी का बड़ा है और रास्ते में आएगा, बिल्कुल नीचे है, वो डिलीवरी टाइम पता चल जाएगा। अब ये बड़ा होके ये अपने आप ऐसे हो जाएगा, हेड इधर से आ जाएगा, तो इसके लिए पहले से कोई सिजेरियन की ज़रूरत नहीं है। बल्कि अगर ये एंटीरियर वॉल पे तो सिजेरियन में अटकेगा बीच में, और पोस्टीरियर वॉल वाला वैसे ही तंग नहीं करता। एक केस आज तक मैंने किया है कि फाइब्रॉइड था उसका और हेड नीचे नहीं आ रहा था, सिर्फ एक इसलिए सिजेरियन किया। अदरवाइज जितने फाइब्रॉइड वाले होते हैं सब नॉर्मल डिलीवर आराम से करते हैं।
सिर्फ सिजेरियन करना पड़ता है अगर तो ब्रीच हो और वो एट 38 वीक हो, या ट्विन होते हैं। ट्विन में यह है कि वो इतने छोटे होते हैं कि पोजीशन चेंज कर लेते हैं, पहला निकल गया दूसरे एक आड़ा हो जाता है, तो दूसरा भी तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए बस। और तो किसी के लिए सिजेरियन होता नहीं है, प्राइमरी में तो होता ही नहीं है, या प्रीवियस सिजेरियन होते हैं, उसका स्कार जो है तो लेस देन 2 mm हो तो ट्राई नहीं देती, वरना ट्राई देते हैं। ट्राई के टाइम भी जब ये नहीं होता था अल्ट्रासाउंड, तो भी तो प्रीवियस सिजेरियन की डिलीवरी कराते थे। तो उसके हमारे वैसे क्लिनिकल भी तरीके हैं देखने के, कि अगर दर्द हो रहा है कहाँ पे, यहाँ पे दबा के, वैसे मैं तो कहती हूँ घर में भी देखना चाहिए। तुम आओ इधर आओ, जैसे हाथ लगा के दिखाओ, ऐसे अपने, ऐसे दोनों तरफ, हाँ ऐसे अपना टांके दोनों तरफ से, वैसे घर में भी देखने हैं। यहाँ दबाने से दर्द हो रहा है तो इसका मतलब कि स्कार टेंडरनेस है, स्कार में दर्द हो रहा है, दिखाने जाओ। वैसे तो एक साइड हो रहा है, सेंट्रल पेन इधर हो रहा है, खाने से हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन से हो सकता है, लेकिन हमें तो उसका टांकों का ध्यान रखना है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मेरे 3 सिजेरियन हो गए, 4 सिजेरियन हो गए, तो उसके बाद अगर उसको सिजेरियन के बाद फिर भी प्लान करना है, होगा तो सिजेरियन, लेकिन टांकों का 9th मंथ में स्पेशल ध्यान रखना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, देखते रहना है। और किसी बड़े हॉस्पिटल पे अगर प्रीवियस 3 सिजेरियन है या 2 भी हैं, तो आपने 3rd टाइम स्कार थिकनेस देखते रहना है कि हमारा स्कार, क्योंकि करने वाले पे भी डिपेंड करता है, तुम्हारी बॉडी पे भी डिपेंड करता है। ये जो बिना पेन के हो रहे हैं, ये स्कार जल्दी खुलते हैं। तो कभी भी बिना पेन के इलेक्टिव सिजेरियन तो ब्रीच में भी मैं नहीं चाहती, जबकि पता है इसका करना है। उसको भी रात को पेन स्टार्ट करती हूँ, फिर मॉर्निंग में करती हूँ आर्टिफिशियल पेन स्टार्ट करके। इसमें वो नहीं है कि पेन नहीं आएंगे, पेन तो आएंगे। एक क्वेश्चन बड़ा ये होता है कि मेरा इतने दिन हो गए, 38 वीक हो गए, पेन नहीं शुरू हो रहा, बताओ जी क्या करोगे? बैठ जाओ। इस रेखा से 4 बजे ये फ्री होती है फ़ोन पे, और 99% इसको पता होता है क्या जवाब देना है, क्योंकि मेरे साथ कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। बताओ पेन क्यों नहीं शुरू हो रहा है, इसको क्या बताओगे? एसी बंद करो, हैं? जोर से बोलो। नहीं दे सकते हैं कि कब डिलीवरी। हाँ 2 घंटे पहले भी सुबह समझाते रहते हैं, शाम को पेन के साथ आ जाती है। सुबह पूरे घर को समझाती हूँ आधा घंटा लगा के कि आर्टिफिशियल पेन की, पेन तो कभी ना कभी होंगे ही। कभी सुना है पुरानी कहानियों में कि उसका बच्चा, है ना, हर चीज़ में उसके बच्चे नहीं बचते थे। मैं सोचती हूँ वो RH नेगेटिव होगी, है ना, ऐसा कुछ होगा। ऐसी कहानियों में सब बातें पुरानी फिट हो जाती हैं, लेकिन ऐसी कोई कहानी नहीं है कि उसका बच्चा अंदर ही रह गया। 11 महीने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन हमने 11 महीने नहीं देने। हमारे लिए जो अलाउड है साइंटिफिकली आजकल बना दिया होता है ना रूल, 41 वीक अलाउड है। 41 का मतलब ड्यू डेट प्लस 7 डेज। माइनस तो है ही, माइनस में तो सब खुश हैं, उसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो जितना माइनस नॉर्मल है उतना ही प्लस नॉर्मल है। और पता कुछ नहीं होता, डॉक्टर को नहीं पता होता, ये क्वेश्चन ही नहीं पूछना चाहिए। मैम डॉक्टर साहब आपको तो पता लग जाता होगा कब शुरू होंगे। और ना ही अपनी तिथि निकलवाओ। तिथि निकलवाने से क्या होता है कि माँ का मन नहीं समझ पाते, कि उसको इतनी बेचैनी हो जाती है कि ये जो अच्छे दिन नहीं है उनमें ना हो जाए। उस बेचैनी से नुकसान हो जाता है। जब भी माँ तंग होगी बच्चा पॉटी कर देगा। फिर जब आप आओगे, तिथि हो ना हो, चाहे वो निकल भी गई हो जो दिन नहीं चाहिए थे, उसके बाद भी अगर वो आप आते हो, और मतलब 1-2 महीने देखा है, तो उसका पता नहीं, समझ ही नहीं आता, सब कुछ फिट था। इसका मिक्योनियम जो कहते हैं ना, बच्चा पॉटी पास कर देता है, वो बच्चे का क्या होता है, जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसके स्फिंक्टर जो होते हैं, जो पॉटी के स्फिंक्टर है ना, ये ढीले पड़ जाते हैं। इनको भी तो बंद रहने के लिए एनर्जी चाहिए, तो उसमें जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तब ये ढीले पड़ जाते हैं, ढीले पड़ते हैं और पॉटी निकल जाओ। जो अंदर ग्रीन मटेरियल होता है, पॉटी नहीं होती वो, जो भी होता है ग्रीन कलर का डिस्चार्ज होता है, उससे डॉक्टर को पता चलता है कि इतना स्ट्रेस पड़ चुका है। तो डेट निकलवानी नहीं है, निकलवा लो। पेशेंट को मत बताओ। अगर घर वालों ने कुछ करना है, जाके अकेले डॉक्टर से बात कराओ। वो इतनी परेशान हो जाती है कि उससे पहले पेन ना शुरू हो जाए, अभी वो दिन अच्छे हैं। ये सब बुक्स में लिखा है। मैं जो एंडोनाल्ड पढ़ी थी, आजकल की तो एंडोनाल्ड भी चेंज हो गई, जो ओरिजिनल थी वो पढ़ी थी। उसने एक डॉक्टर के मन की बात, एक पेशेंट के मन की बात लिखी हुई थी।
कि आपको कहीं जाना है, आप सोचोगे कर दें। आजकल तो सैटरडे संडे आ जाता है, उसी में हम सोचते हैं कि ना है कोई पेशेंट। तो ऐसा नहीं है, जो डिलीवरी का काम है 24/7 का है। इसी बात के पैसे हैं, इसी बात के इतने रेट है, क्योंकि राउंड द क्लॉक 3 डॉक्टर ने काम करना है। यूजुअली 2 होते हैं, इसलिए गड़बड़ होती है। यूजुअली 2 डॉक्टर होते हैं, एक की नाइट होती है, ऑल्टरनेट डे नाइट लगती है, तो वो इतना मुश्किल है। 4 डॉक्टर का काम है, राउंड द क्लॉक हो और एक रिलीवर हो, कि जब वो छुट्टी ले तो वो आए। छुट्टी भी तो फिर भी एक छुट्टी चाहिए ना, तो 3 तब चाहिए जब कोई छुट्टी ना ले। तो 4 डॉक्टर्स का खर्चा आप देना चाहिए और देना चाहिए। उसमें सोचते हैं अगर एक डॉक्टर काम कर रहा है तो क्या कर रहा है, वो कर रहा है, आप दोगे तो वो रखेगा ना और डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि वो अकेला कर रहा है या 4 कर रहे हैं। अगर वो 4 की इनकम अपने पास रख रहा है तो वो करे राउंड द क्लॉक का। ये मैं सोचती थी कि अगर मैं अकेली कर रही हूँ तो मैं इनकम भी तो सारी अपने पास रख रही हूँ। तो अपना 2-2 घंटे सोते थे, कभी मैं तो सोई नहीं। अब कभी कभी सोने को मिलता है, बच्चे थे जब, कभी लगातार। इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है इंसान में कि कभी यंग एज में, अब मम्मियों पे मत लागू कर देना ये बाद में तो आती नहीं है, टूट जाती। यंग एज में बैठो नींद आ जाती है, काम आए उठ जाता है, फिर बैठो नींद आ जाती है और नहीं थकते अगर दिमाग में। और जो लोग अकेले रहते हैं, जिनके पास मतलब कोई और है नहीं कि ये नहीं कर रहा, एक दूसरे को देख के उल्टा होना चाहिए। जब हम लोग बच्चे थे हमारे घरों में मम्मी कहती थी कि 2 बहन भाई भी ऐसे नहीं लड़ सकते थे, ये मैंने कर लिया तो कहती ऐसे बोलो होना चाहिए कि तुम्हारा मन करे मैं कर लूँ, उसका मन करे मैं कर लूँ। खाने की चीज़ है, तुम्हारा मन करे इसके लिए रख दूँ उठा के। सच में बाइट ली और अच्छी चीज़ है तो खाते नहीं थे कि मेरा भाई खा लेगा, उसको पसंद है। तो उसमें जो खाना लगता है, अब ये आप तुम सेल्फिश होके ये काम भी करोगे तो भी नहीं होगा। उसमें जो खाना शरीर को लगता है, बिना ही खाए लगता है, कितना ही काम करो थकते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। सारा खर्चा तो उसी का है, एनर्जी खर्ची नहीं होती और बिल्कुल एजिंग नहीं होती। कोई हार्ट में जो जितनी दिखते हैं, जॉइंट्स में जितनी दिखते हैं। थायराइड शुगर अलग है, उसका कोई इलाज नहीं है, उसकी दवाई है, ये शुक्र मनाओ। नहीं तो पहले ज़माने में टुन होती थी ना, अब तो नहीं कोई हीरोइन इतनी मोटी, क्योंकि उसको थायराइड रहा होगा। बहुत डांट पड़ती थी बेचारे थायराइड वालों को कि देखने में इतनी है, काम नहीं करते अभी तो शुगर मनाओ, थायराइड की गोली कोई किसी ब्रांड की आती है, उसमें लिखा भी है कि फील गुड वाइल टेकिंग दिस मेडिसिन। बहुत साइंटिस्ट ने उसमें जैसे आता है ना कपड़ों में कई बार पूरा हिस्ट्री लिखी आती है, वहीं मैंने पढ़ा। हाँ, वहीं मैंने पढ़ा कि वो कहते हैं कि इतने 300 साल साइंटिस्ट ने, हज़ारों क्या लाखों साइंटिस्ट ने, क्योंकि असिस्टेंट जो बीच में होते हैं वो सब करते। पहले कलेजी खाते थे ना, कलेजी, तो उसमें थायराइड उस एनिमल का 1 दिन का खाते थे आप, कोई इकट्ठा नहीं होता कि सारी ज़िंदगी का, वो रोज़ बनता है। तो हमने 1 दिन का थायराइड खा के हम कहते थे ताकत आ जाएगी। वहाँ से देखा कि ऐसा क्या है इसमें, फिर समझ आया, फिर उसको निकालना, फिर उस लैब में बनाना। केमिस्ट्री इतनी एडवांस है, इतनी एडवांस है कि सेल के अंदर के अंदर भी देख रहे हैं और वहाँ पे कहाँ पे फिट करना है। मैंने जो इसकी हिस्ट्री बनी थी इंसुलिन का, ये 52 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, जिनसे मिल के इंसुलिन का मॉलिक्यूल बनता है। और एक जगह पे एक एच नहीं लग रहा था, बस इसमें 50 साल लग गए ये एच लगाने में। इतनी एडवांस है कि हम मॉलिक्यूल बना के उसमें कहाँ क्या फिट करना है वो कर सकते हैं। नेटवर्क चला गया था। क्वेश्चन 2, हाँ, तो ये इंसुलिन बनाने में 50 साल लग गए। जितना अब जब से ये कंप्यूटर एडवांसमेंट आ गई ना, तब से फिज़िक्स केमिस्ट्री पे उतनी रिसर्च नहीं हो रही है। पहले फिज़िक्स केमिस्ट्री पे हुई, अभी अब 40 साल पहले से जो पिछले 100 साल थे, और उसमें इतनी एडवांसमेंट हुई कि आप जो चीज़ चाहें केमिस्ट्री बना लो, लैब में बना लो। तो बहुत सारे
सॉल्ट्स जो होते हैं पहले ऑर्गेनिक ही होते थे, आयुर्वेद से ही एलोपैथी निकली है, वहीं से ढूंढ ढूंढ के कि इसमें क्या होता होगा, इसमें क्या होता है जिससे लोग ठीक हो जाते हैं। अब उसमें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर कोई भी चीज़ होती है तो हमारी कलेजी है मान लो, तो अनवांटेड चीज़ें भी हैं उसमें, उसके डर के हार्मोन्स भी हैं। अगर वो भाग के है ना उसकी निकाली तो वो पहले डरा होगा। नॉनवेज में ये चीज़ मानते हैं कि पहले एनिमल डरा होगा तो उसके अंदर वो वाले हार्मोन डर के बन गए होंगे। वो जो दो तरह का होता है ना, एक झटका और दूसरा, उसमें यही डिफरेंस बताते हैं कि एक में वो डर के, तो उसमें अगर आपने फौज पे जाना है तो आपको वो डर के, और डर और एंथुसियाज्म दोनों चीज़ें एक साथ ही होगी ना, डर से बंदा भागता है। तो अगर हमने दौड़ाना है, काम कराना है ना, मिलिट्री को देना है, तो उसमें वो हार्मोन होना चाहिए, वो उसका मिल गया। लेकिन हमें रोज़ तो नहीं चाहिए ना वो एड्रेनलिन, तो हमारे अंदर खुद ही बहुत बन रहा है, हम खुद ही वैसे इतने डरे हुए हैं। तो सोचो उसमें से सब अनवांटेड चीज़ें निकाल के सिर्फ थायराइड को हमने अलग कर लिया। इसी तरह जो जड़ी बूटी हैं उनमें से भी सारी जो चीज़ें हैं, जैसे जिससे बीपी पहले होता था कि बीपी के लिए अच्छी है, एक होता है जैसे हिपैरिन आजकल देते हैं, ये सांप के जहर में होता है। अब जहर की हर चीज़ तो नहीं चाहिए थी हमें, सिर्फ हिपैरिन खून पतला करने के लिए चाहिए थी, तो वो निकाल ली और फिर बना ली और एक वायल में बंद करके दे दी। हिपैरिन मुझे इसलिए बता रही हूँ कि हिपैरिन बहुत ओवर यूज़ हो रही है बिना बात के। किसी का अबॉर्शन हुआ उसको शुरू कर देंगे, खून पतला होता उसकी वजह से अबॉर्शन होता, वो रिपीटेड होते हैं, उसके लिए एक एप्ला टेस्ट होता है। जब तक एप्ला पॉजिटिव नहीं आया, एप्ला टेस्ट कराया, क्यों कराया, और फिर नेगेटिव आया फिर भी शुरू कर दी हिपैरिन। इतना डॉक्टर भी डरे हुए हैं कि ऐसा ना हो जाए पेशेंट ये कह दे, आप बोलो कि नहीं हम आपको नहीं कुछ कहेंगे। जो एक बार मैंने ब्रीच की डिलीवरी कराई, उसके 3 बच्चे थे पहले और चौथा ब्रीच था, तो इनका ब्रीच वैसे तो बुक्स के हिसाब से अगर एक भी नॉर्मल हो गई है, जब उस बार हेड निकल गया तो अगली बार भी निकल जाएगा। कहते करो डॉक्टर साहब, मैं कुछ नहीं कहूँगा, हो जाएगा, मेरा दिल कहता है और आपका भी दिल कह रहा है कि ये हो तो जाएगा, लेकिन 0.1% तो डर रहता है कि बॉडी निकल जाए और हेड फंस जाए। तो ऐसा आप भी बोलो कि डॉक्टर वेट करो, अच्छे बुरे की जिम्मेदारी हमारी है, जो साइंटिस्ट साइंस कहती है। बाकी 1.1% तो आप सड़क पर निकलते हो उसमें भी रिस्क है। अभी कॉर्ड राउंड द नेक पे जैसे गले में पड़ी है ऐसे पड़ जाती है, कोई खींच थोड़ी रहा है दोनों तरफ से। अब बाई चांस धड़कन खराब होगी किसी की, छोटी भी होगी साथ में, राउंड से तो कुछ मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो छोटी भी होगी, छोटी होगी तो क्या होगा कि जब बेबी नीचे आएगा तो वो खींचेगी, ज़रा सी खींचेगी तो ज़रा सी धड़कन पेन के टाइम कम होगी, और वो हमें समझ आ जाता है कि इसमें कोई बच्चे को जोर नहीं पड़ रहा, ये कॉर्ड खींच रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा उस वक्त सिजेरियन हो जाएगा, है ना। जब वो खींचेगी तो बहुत नीचे आ जाएगी, तब हम पानी मेम्ब्रेन रप्चर करके देख सकते हैं कि मेकोनियम पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बेबी ठीक है और बीच में जरा सी एक डिप करती भी है और विदिन 15 सेकेंड, सब लिखा है बुक्स में, विदिन 15 सेकेंड वापस आ जाती है, तो इसका मतलब कॉर्ड राउंड द कॉर्ड खींच रही है। वो वैसे भी खींच सकती है, बिना कॉर्ड राउंड द नेक के भी किसी की कॉर्ड छोटी होती है, किसी की बिल्कुल छोटी होती है और राउंड द नेक नहीं होती लेकिन छोटी होती है। ये प्लेसेंटा है, ये बेबी है, बिल्कुल छोटी होती है। ये जब हेड नीचे आएगा तो ये खींचेगी, तो हमने उस वक्त तो रेडी रहना ही रहना है, किसी भी वजह से उस वक्त धड़कन घटेगी। बढ़ना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेन में थोड़ी सी बढ़ना ठीक होता है, क्योंकि आजकल लोग मॉनिटर सुनते रहते हैं और ये सब क्वेश्चंस उनके दिमाग में आते हैं कि तेज़ हो रही है। जब पेन आता है बच्चे पे थोड़ा जोर पड़ता है, आपने डीप ब्रीदिंग लोगे, सांस दोगे उसको तो नहीं बढ़ेगी, नहीं सांस दोगे तो उसकी ज़रा सी बढ़ेगी और फिर वापस आ जाएगी। तो वो पेन के दौरान ही वापस आ जाए तो वो नॉर्मल बात है, लेकिन उस वक्त हमें एकदम अलर्ट साइन होते हैं कि अलर्ट हो जाना है, कि एक भी उस वक्त बिल्कुल उसको एक ऑलमोस्ट थिएटर में ले जाना है कि अब हो जाए, डिलीवरी हो जाए, क्योंकि ये बिल्कुल एंड में ही होता है सब कुछ। और वरना सिजेरियन तो रेडी है ही हमारा, सबको कॉल करके रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, लो प्लेसेंटा जो है वो शुरू में सबका ही लो होता है। यूट्रस, हाँ, जब कहीं से भी शुरू हो जाए, वो इतना छोटा सा यूट्रस है, छोटा बनाती हूँ, ये छोटा सा यूट्रस है, आपका प्लेसेंटा यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ आएगा, यहाँ से शुरू हुए यहाँ, पीछे से बैक से शुरू हुआ तो यहाँ, मतलब ये तो 3 डायमेंशनल है ना, ऐसे तो बताना कहीं से भी शुरू होगा,
कहीं से भी नहीं, आप बताओ, ये कहीं से शुरू होगा तो नीचे लोअर एंड तो लोअर ही आएगा। अब मैं ये पेन पकड़ूंगी तो इसका लोअर एंड तो लोअर ही आएगा, है ना, लोअर एंड तो लोअर ही आएगा, कहीं से भी चारों तरफ से शुक्र। कोई बात अपने मन, बुक्स में लिखा है, उससे पहले तो वैसे जोर नहीं पड़ता। यूट्रस की ये ओपनिंग जो होती है ना, ये बहुत लंबी होती है, धीरे धीरे थोड़ी सी कम होती है, ऐसे नहीं है कि थोड़ी सी कम होगी तो परेशान हो जाओ। फिर जैसे जैसे ये बड़ा हो जाएगा उसके बाद ये लो रहता ही नहीं है। ये जो जगह 1 मिलीमीटर थी ये खुद ही 3 मिलीमीटर हो जाती है, 4 मिलीमीटर तक। तो वैसे भी अगर लो कहना भी है तो 20 वीक के बाद कहना है। 20 वीक, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं